हैं अलंकार। बहुत समय से आप लोगों की डिमांड थी कि मैम अलंकार का टॉपिक करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अलंकार कराऊंगी और ये अलंकार हम करेंगे, एक एक अलंकार लेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अलंकार क्या होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, शोभा या सजावट, और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अलंकार का अर्थ होता है शोभा या सजावट करने वाला। अब मुद्दा उठता है कि ये शोभा या सजावट कहाँ पर। तो आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं काव्य की, कि जब किसी काव्य में किन्हीं तत्वों से या किन्हीं शब्दों से उसकी शोभा या सजावट की जाती है तो वही अलंकार कहलाता है। अब ये शोभा या सजावट कैसे होती है, बस हमें यही जानना है। तो आने वाली जो हमारी सीरीज होंगी उनमें हम अलंकार के इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें कि अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अलंकार 3 प्रकार का होता है, जो नॉर्मली हम लेकर चलते हैं कि अलंकार, अगर हम टोटल अलंकार की संख्या की बात करें तो वो 70-75 से भी ऊपर जाता है। लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें 25 से 30 अलंकार पढ़ने होते हैं, तो उसे हम बांटते हैं 3 तरीके से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार हमारा क्या होता है, वे अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, और अर्थ अलंकार वे अलंकार जिनके अर्थ में चमत्कार हो, और उभय अलंकार के अंतर्गत वे अलंकार आते हैं जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होता है। तो इसी सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार में सबसे पहला जो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं अपने अलंकार की, तो इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास शब्द की अगर हम बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस प्रास। कहते हैं अनु का अर्थ हो जाएगा बार बार, और प्रास का अर्थ आ जाता है वर्ण से, यानी कोई वर्ण जो बार बार आता है। तो अनुप्रास की परिभाषा भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 तरीके से आपकी परिभाषा लिखी है किताबों में, अगर आप देखेंगे तो इससे डिफरेंट भी हो सकती है, पर हम यहाँ पर अनुप्रास को समझने के लिए प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मुद्दा नहीं है कि परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम है किताब के जैसी, तो यहाँ जो परिभाषा है वो आपको समझने जैसी मिलेगी, जिसे आप समझना है। कहीं पर हम पढ़ते हैं कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। अब दिमाग में तो ये सवाल उठता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, ये भी तो दिमाग में सवाल उठता है कि कैसे हम इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे। इसी तरह से दूसरी परिभाषा हमारे सामने दी है कि जब शब्दों का प्रथम वर्ण लगातार दोहराया जाता है, ठीक है, शब्दों का प्रथम वर्ण, तो हमें यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि हम एक वर्ण की बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि केवल शब्दों का प्रथम वर्ण ही नहीं दोहराया जाता, कई बार शब्दों का अंतिम वर्ण भी अगर दोहराया हुआ होता है तो वहाँ भी हम अनुप्रास अलंकार मान लेते हैं। एक इसका उदाहरण देखते हैं, उससे समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया यहाँ पर, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे शब्द है भारत, तो भारत शब्द में भ वर्ण यहाँ पर पहले आया है। फिर दूसरा शब्द है भूमि, इसमें भी भ वर्ण पहले आया है। और तीसरा शब्द है भवानी, तो इसमें भी भ वर्ण पहले आया है। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि जो शब्द है, शब्द के प्रथम वर्ण, यानी जो शब्द है हमारा, उस शब्द का प्रथम वर्ण मेल खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्द का ये प्रथम वर्ण, अब आपको यहाँ इस स्वर पर ध्यान नहीं देना, केवल पहले वर्ण की बात करनी है। तो पहला वर्ण आपको पता है, भ एक व्यंजन पहला वर्ण है इसका, भ ये व्यंजन पहला वर्ण है, और ये भ व्यंजन इसका पहला वर्ण है। तो लगातार ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो हमने वही कहा है कि लगातार कई बार आवृत्ति होती है। तो
वहाँ पर हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ इसके बाद अगर हम इस लाइन में और भी देखें तो जैसे शब्द हमारा ब दिया है और फिर बखानी, तो ये लगातार है, ध्यान रखिएगा। ब वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे भी हुई है। तो यानी जब हमारा अनुप्रास अलंकार होता है तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक बार अगर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यानी अलग अलग तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद की। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। यानी जब हम इसके भेद की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनुप्रास अलंकार 5 भेद रखता है। वो 5 प्रकार कौन से हैं वो हम यहाँ देखते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब हम इन 5 को समझेंगे कि 5 हमारे क्या क्या कैसे होते हैं। जब हम बात करते हैं छेकानुप्रास की, तो छेकानुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण 2 बार आता है, वर्ण 2 बार। यानी किसी वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है, 2 बार होती है, तो वो हमारा छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे हमारा उदाहरण दिया है सूर समर करनी करही, यहाँ पे पंक्ति हमें दी है, इसमें हम देख सकते हैं सूर शब्द में स वर्ण की आवृत्ति और फिर यहाँ पर समर शब्द में स वर्ण, तो ये स वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई। इसी तरह से करनी करही में ये का वर्ण और ये का वर्ण, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो एक वर्ण है वो 2 बार आवृत्ति कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। बात करते हैं हम जब वृत्त्यानुप्रास की, तो वृत्त्यानुप्रास के अंदर आता है कि जब किसी पंक्ति के अंदर 3 या 3 से अधिक बार 3 या 3 से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो वृत्त्यानुप्रास होता है। यानी इसमें हम क्या कहेंगे, 3 या 3 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार कोई भी वर्ण, ठीक है, वर्ण 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति करता है तो वो हमारा किस में आता है, वृत्त्यानुप्रास में आता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण दिया है भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो लगातार हमें यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति मिल रही है शब्द की शुरुआत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके तीसरे अलंकार को देखते हैं, यानी तीसरे भेद को देखते हैं। तो तीसरा भेद आता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जो हमारा होता है उसमें आवृत्ति वर्ण की नहीं बल्कि वाक्य की आवृत्ति होती है। यहाँ पर जो आवृत्ति है वो किसकी है, वाक्य की, वाक्य या उपवाक्य। यानी जो हमें आवृत्ति देखने को मिलेगी वो किसी वाक्य की या किसी उपवाक्य की आवृत्ति देखने को मिलती है, लेकिन उसमें अर्थ जो सारे शब्द हैं उन सारे शब्दों का अर्थ सेम होता है। यानी जो ऊपर लिखा है वही अर्थ नीचे भी होता है। तो यहाँ हम और उसके अर्थ में मूल परिवर्तन में, मतलब जो उसका मूल अर्थ है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा हमें कुछ इस तरह से होती है कि जब किसी पंक्ति में किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति हो किंतु उसके शब्दों के अर्थ तो वही हों पर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता हो। तो बात क्या है यहाँ पे, हम इसको समझेंगे। हम इसे समझने वाली चीज़ों में ये समझ सकते हैं कि हमें एक पंक्ति की आवृत्ति मिल जाती है और पंक्ति की आवृत्ति मिल जाने पर हम देखते हैं कि ऊपर की पंक्ति में भाव थोड़ा सा अलग और नीचे की पंक्ति में भाव थोड़ा सा अलग होता है। और वो क्या कारण से, उसके जो सभी शब्द हैं सभी शब्दों का अर्थ तो वही निकलता है जो ऊपर है, लेकिन उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं पूत कपूत तो काहे धन संचय। तो अब देखो इसको ऐसे समझ लो आप, यहाँ पे कहा है कि पूत कपूत, कपूत का मतलब होता है बुरा पुत्र। ठीक है, अगर आपका पुत्र बुरा है
तो काहे धन संचय, फिर धन को इकट्ठा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो क्या कर देगा, धन को गवा देगा। फिर पूत सपूत, सपूत मतलब अच्छा पुत्र, तो काहे धन संचय, जब अच्छा पुत्र है तो फिर क्यों धन संचय कर रहे हो, क्योंकि वो तो अपने लिए कमा लेगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तो काहे धन संचय और तो काहे धन संचय, इस तो का अर्थ एक ही है, लेकिन रिपीट हुआ है। इस काहे का अर्थ बिल्कुल दोनों जगह सेम है। यहाँ पर धन धन इन दोनों का अर्थ सेम है, संचय संचय इन दोनों शब्दों का अर्थ सेम है। उसके बावजूद भी इस पंक्ति में अंतर है, और वो क्या अंतर है, कपूत और सपूत इन दो शब्दों की वजह से। तो बस यही अंतर होता है कि जो पंक्ति है वो ऊपर से नीचे को परिवर्तित, यानी दोनों ऊपर वाली भी पंक्ति वही होती है, नीचे वाली भी वही होती है, पर उसके मूल अर्थ में अंतर होता है, जबकि शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। तो बस इतना ही है, ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता, लगता है कि पता नहीं ये मूल अर्थ में अंतर है, शब्दों में अंतर नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो बस सिंपल सी बात ये होती है कि भाव जो पूरा निकलता है उसमें अर्थ में अंतर होता है, बाकी शब्द वही अर्थ लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अगर हम इस शब्द को देखें तो ऐसे भी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अंत्य प्लस अनुप्रास। अंत्य का मतलब होता है अंतिम वाला अक्षर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अंतिम अक्षर, इसका पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट